Hello students, today I am going to start the lecture 1 of biomolecules chapter of your course, and this chapter is very easy for the students who have opted biology as one of their subject in their 12th standard course, as this chapter carries a weightage of 3 to 4 marks. 3 marks is the compulsory questions, and 1 mark will be the optional, that is for total 4 marks. Now, let's see what are biomolecules. Biomolecules are what? Their simple definition. Biomolecules means these are the lifeless molecules which combines in a specific manner to produce life. इससे लाइफ प्रोड्यूस होती है अगर हमने उनसे एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज किया तो, या फिर दे कंट्रोल दी बायोलॉजिकल रिएक्शंस. एग्जांपल्स क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, दे आर एनर्जी प्रोवाइडर. प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग के लिए काम आते हैं. न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटरी मटेरियल फॉर्म करते हैं. सो दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स एंड दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन दी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक एक करके हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो है कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हाट? दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम कार्बोहाइड्रेट्स बुलाते हैं, एंड देयर जनरल फॉर्मूला इज CxH2O टाइम्स. बट दिस फॉर्मूला वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल दी कार्बोहाइड्रेट्स, इसीलिए ये डेफिनेशन फेल हो गई थी. एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल ग्लूकोज, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो है ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. अगर मैं इस फॉर्मूला में से सेट करूँ C6H12O6, अगर मैं इस फॉर्मूले में से सेट करूँ तो ये क्या बनेगा? देखो, C6H12 C6H2O 6 टाइम्स. ठीक है, तो हो गया ये इस सेट में, इस फॉर्मूले में सेट. वैसे ही सेम अगर मैं सुक्रोज का देखूँ, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11. C12H22O11. तो इसका अगर बनाएंगे तो C12H2O11 टाइम्स, ऐसा हो जाएगा, है ना. तो ये भी ये फॉर्मूले में सेट होता है. बट कुछ ऐसी शुगर्स थी जिनका कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं बट वो इस फॉर्मूले में सेट नहीं होती है. एग्जांपल है रैमनोज. तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की या फिर ओल्ड डेफिनेशन में सेट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ओल्ड डेफिनेशन को हमने डिस्कार्ड करके नई डेफिनेशन दी थी. तो वो कौन सी शुगर है? रैमनोज शुगर है. RHAM रैमनोज. ठीक है, ये एक ट्राइसेक्राइड शुगर होती है. इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5. ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं करती. अब दो ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स थे जो कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं पर इस फॉर्मूले में सेट करते हैं. जैसे एग्जांपल एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इस फॉर्मूले में सेट करता है बट ये कार्बोहाइड्रेट तो होता ही नहीं है. तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल देखा तो C2H2O 2 टाइम्स सेट हो गया उस फॉर्मूले में, है ना. वैसे ही सेम फॉर्माल्डिहाइड भी इस फॉर्मूले में सेट होता है बट फॉर्माल्डिहाइड भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है. ठीक. So now, according to new definition, carbohydrates are what? These are optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones, or they are such compounds which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehydes or ketones are termed as what? Carbohydrates. ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे क्या देते हैं? अल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं. उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बुलाते हैं. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेजरली 3 टाइप्स. They are classified majorly into the 3 types. One is simple monosaccharides. Then oligosaccharides, and polysaccharides. मोनोसेक्राइड्स यानी क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स मीन्स दे आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड. इनको हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं. वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें हम मोनोसेक्राइड्स बुलाते हैं. और ये बेसिक यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का. और वहाँ पर 20 मोनोसेक्राइड्स नेचर में अकर करते हैं. 20 मोनोसेक्राइड्स होते हैं नेचर में. ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस पे 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स देते हैं उन्हें हम ओलिगोसेक्राइड्स बुलाते हैं. ठीक है, और जो n नंबर ऑफ
यूनिट्स देते हैं, यानी 2 to 10 के बियॉन्ड देते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बुलाते हैं। जो बहुत ज़्यादा नंबर देते हैं उनको हम पॉलीसेक्राइड्स बुलाते हैं। इन नंबर यानी कि अनकाउंटेबल है वो, ठीक है। तो ये ऐसा पॉलीसेक्राइड दे यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, उन्हें हम पॉलीसेक्राइड्स बुलाते हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं। सिंपल मोनोसेक्राइड यूनिट के एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लाइक दैट। और ओलिगोसेक्राइड का एग्जांपल सुक्रोज, रैमनोज, माल्टोज, ये एग्जांपल है ओलिगोसेक्राइड का। और पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, एक्सेट्रा। Now next is monosaccharide sugars are further classified into two types, that is aldose monosaccharides and keto monosaccharides. Aldose means they contains aldehydic functional group and ketoses means they contains ketone functional group. On the basis of the number of carbon atoms present in these monosaccharides, they are further classified. These aldoses and ketoses are further classified into next type, that is the next four types. That is, if they contains 3 carbon atoms, it is termed as aldotriose, example glyceraldehyde. If they contains 4 carbon atoms, it is erythrose. 5 carbon atoms, pentose, ribose, aldopentose. 6 carbon atom, aldohexose, example glucose. Same is the case with ketos also. They contain ketonic functional group, and on the basis of number of carbon atoms present in the ketose sugars, they are classified into ketotriose, example dihydroxyacetone, ketotetrose, erythrulose, ketopentose, example ribulose, and ketohexose, example fructose. ठीक है, समझ में आया क्या बताया मैंने। अब इसमें एक एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, दैट इज दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो लेट्स सी दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है क्या। तो एग्जांपल ले लेती हूँ ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड का मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना रही हूँ। वो एक सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट है, उसके पास में 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है। ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल रही हूँ मैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा था मैंने, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला देखो, ऐसा है। एल्डिहाइड है इसीलिए CHO ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। और मैंने क्या बताया था, ये पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और कितने कार्बन होने चाहिए, 3। तो 1 2 3 कार्बन एटम्स। और ये CH2OH होगा, यहाँ पे भी एक OH होगा और यहाँ पे H। देखो 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो इट इज एसिमेट्रिक है। ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। हमारी डेफिनेशन प्रूव हो गई। और ये किसका स्ट्रक्चर है, मैंने बताया ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, कंटेनिंग 1 कायरल कार्बन। नाउ दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ऑप्टिकली अगर एक्टिव है तो वो भी 2 टाइप का हो सकता है। एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो सकता है, लीवोरोटेटरी हमने पढ़ा हुआ है। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी क्या होता है, व्हेन इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट इट इज टर्म्ड एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंड इफ इट रोटेट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट इट इज टर्म्ड एज लीवोरोटेटरी, ठीक। तो ऐसे ही सेम बाकी के भी होंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी आपको पता है कैसा दिखता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, C6H12O6 होता है। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो देखो कैसा रहेगा, CHO कार्बन के टॉप पे रहेगा, CHOH, CH। टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन एटम्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है। CHOH, 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 और ये क्या है, CH2OH। देखो ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है। अब इसमें कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन को अगर ठीक से देखो इसमें ये एक हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप है और एक CHO ग्रुप है और नीचे 4 कार्बन एटम है। तो ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, वैसे ही ऊपर 2 और नीचे 3। ये वाला भी कायरल कार्बन है क्योंकि ऊपर 3 नीचे 2 और एक हाइड्रोजन और एक OH। ये भी कायरल कार्बन है, पर ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन सेम रहेंगे। मीन्स ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है, 1 2 3 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। समझ में आ गया क्या बताया मैंने। अब मैं आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन का भी बता देती हूँ। अब डायहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर देखो। एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3COCH3, ये होता है एसीटोन का स्ट्रक्चर। डायहाइड्रोक्सी एसीटोन बोल रहे हैं यानी क्या, CH2 यहाँ पे एक OH आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये एक CH2 यहाँ पे एक OH।
तो 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए डाईहाइड्रोक्सी हो गया, और बाकी स्ट्रक्चर किसका है, एसीटोन का, इसलिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है, इस पे एक भी कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। अब कीटोहेक्सोज शुगर, कीटोहेक्सोज शुगर का कैसा एग्जांपल हो जाएगा, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का एग्जांपल देखो, इसमें भी 6 कार्बन एटम्स होते हैं, पहले 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में बना देना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में बना दिए। ये फ्रुक्टोज है और कौन सी शुगर है, सुको कीटोज शुगर है ये, इसीलिए कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हमेशा नॉन टर्मिनल पोजीशन पे होता है, और बाकी की वैलेंसी H और OH से सब्सटीट्यूट कर देना, ये भी OH आ जाएगा, ये भी OH आ जाएगा, ये भी OH, दिस वन ऑल्सो OH, और बाकी की सब हाइड्रोजन। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ये तो नहीं है कायरल कार्बन, ये भी नहीं है कायरल कार्बन, ये भी नहीं है कायरल कार्बन, तो कितने 1 2 3। तो फ्रुक्टोज में कितने कार्बन होते हैं, कायरल कार्बन्स, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 3 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, so this was all about the classification of monosaccharides. One more classification is there of carbohydrates on the basis of their taste, that is they are classified into 2 types, one is sugars and other are non-sugars. Sugars are crystalline in nature, and they are crystalline solids, sweet in taste, soluble in water, and examples are monosaccharides and oligosaccharides. Non-sugars, these are amorphous, tasteless, and they are insoluble in water, example polysaccharides. There is one more classification of carbohydrates, that is reducing sugars and non-reducing sugars. Reducing sugars means what? The carbohydrates which can be reduced by Tollens and Fellings reagent. That is, with Fellings they gives red color, and with Tollens they give silver mirror test. And those which do not give Fellings and Tollens reagent are termed as what? Positive test for Fellings and Tollens are termed as what? Non-reducing sugars. And examples of reducing sugars, all monosaccharide sugars, whether they are aldehydic or aldoses or ketoses, are reducing sugars. Disaccharides which contain free aldehydic or ketonic group are also reducing sugars, example maltose and lactose. Whereas non-reducing sugar example is sucrose, because as it is a disaccharide sugar, but it behaves as a non-reducing sugar because it do not have free aldehydic or ketonic group. Okay, so this much is enough for today's class, as we have concluded all the classification part and the definition of biomolecules. So we will see the next part, that is in detail we will see the structure of glucose molecule in the next session. So if you have any difficulty, you can ask. Thank you.